So guys, I'll start from question number 126 because I have already done up to that 125 questions in previous lecture. So let's begin from question number 126. In a closed traverse, the algebraic sum of departure and latitude must be equal to. देखिए क्लोज ट्रेवर्स की बात की गई है. देन ट्रेवर्स कितने टाइप का होता है आपको बताया है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स. दैट इज फर्स्ट इज आपका क्लोज ट्रेवर्स एंड सेकंड इज ओपन ट्रेवर्स. ठीक है. जब आपका थोडालाइट से मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और हम इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं. तो अगर आपका ये जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पर आकर नहीं मिलता है, ये हो गया है आपका ओपन ट्रेवर्स. और जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर आकर मिलता है तो उसे बोलते हैं क्लोज ट्रेवर्स. तो ये जो सम एरर जो होता है इसमें आपका कुछ लैटिट्यूड होता है और कुछ डिपार्चर होता है. ठीक. तो अगर आपको बोला गया है क्वेश्चंस में कि क्लोज ट्रेवर्स है, क्लोज ट्रेवर्स का मतलब है नो एरर्स विल बी ऑकर. ठीक है, कोई भी एरर्स नहीं है. सो बिकॉज एरर्स नहीं है बिकॉज इट्स क्लोज ट्रेवर्स. सो अगर एरर्स नहीं है तो आपका जो वैल्यूज होगी द समेशन ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर का जो विल बी 0. देन सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127. In the laminar 2D flow, the various fluid quiet flow is defined as. क्वाइट फ्लो को डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि क्वाइट फ्लो क्या होता है. एज द फ्लो बिटवीन टू प्लेट्स एट रेस्ट, एज द प्रेशर gradient between fixed plate and the shear stress gradient between fixed parallel plates and laminar flow between the fixed and moving plate. चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा जवाब इसमें होगा. देखिए लेमिनार फ्लो बिटवीन फिक्स्ड एंड मूविंग प्लेट. देखिए आपका क्वाइट फ्लो जो होता है वो इट इज फ्लो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स इन विच वन प्लेट इज एट रेस्ट एंड अदर इज मूविंग. सो बिकॉज like this, let's this is a first plate and this is a moving plate, the second plate is moving plate. So velocity profile is like this of this in the flow. So this type of flow is called quiet flow. Okay. Then D option is the right option for this question. Next 128. Runway speed. What is runway speed? So what is runway speed? The maximum speed of turbine, the minimum speed of turbine and limited speed of turbine. This is the runway speed deals with in turbines. देखिए जब आपका टर्बाइंस वर्क करता है तो उसमें एक रनर लगा होता है. ठीक है. अब ये जो रनर मूव करता है, जब रनर मूव करता है तो इसकी जो मैक्सिमम, ये जो रनर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचता है उसको ही बोलते हैं आपका लिमिटेड स्पीड ऑफ टरबाइन. दैट इज कॉल्ड रनवे स्पीड. ओके. क्या बोला मैंने, रनवे स्पीड जो होता है जब टरबाइंस अपना वर्क करता है तो उसके जो रनर होता है, रनर अपनी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पर पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं रनवे स्पीड. दैट इज कॉल्ड लिमिटेड स्पीड ऑफ टरबाइन. ओके. तो आपका जो है जो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट 129. बाउंड्री लेयर थिकनेस is distance from the surface of solid body in the direction perpendicular to the flow where the velocity of the flow is equal. ठीक है. तो आपने पूछा है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में बात पूछा गई. द फ्लूइड मैकेनिक्स का बाउंड्री लेयर से क्वेश्चन है. तो बेसिकली इसमें आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि बिकॉज 0.99 टाइम्स ऑफ द फ्री स्पीड, दैट मीन v इज इक्वल टू द बाउंड्री लेयर जो थिकनेस होती है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है वो 0.99 इंटू वी नॉट. ठीक है, ये याद रखिएगा, रिमेंबर दैट. ओके. नेक्स्ट
130. In the root zone, the depth is 0.8 मीटर. अच्छा, रूट जोन की डेप्थ आपको गिवन है. फील्ड कैपेसिटी FC इज 30% एंड परमानेंटली विल्टिंग पॉइंट आपको 15%. द डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज 1 ग्राम. आपको दिया गया है डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी एंड द कंजम्पटिव यूज ऑफ द क्रॉप. अब तो कंजम्पटिव यूज दे दिया गया आपको 5 mm पर डे. ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा अभी लेंदी है, तो आपको डायरेक्टली हम फार्मूला बता देते हैं. फ़िलहाल इसको सॉल्व करने का ट्राई करिएगा और जब आपको अगर डाउट्स हो तो मैं इसका सलूशन अलग से हम आके आपको बता देंगे. ठीक है, तो आपका अगर देखा जाए कि हम थोड़ा सा बेसिक इसका बता दें कि देखिए आपको पूछा क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन. दैट मीन कितना आपका जो मॉइस्चर ऑफ कंटेन है वो कितने दिन तक आपका चलेगा. मतलब आपका जो फील्ड पर आपका जो मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर आपका कितने दिन तक चलेगा. तो फील्ड पर मॉइस्चर निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले कि आपकी जो है फ्रिक्वेंसी पूछा गया है, तो फ्रिक्वेंसी के लिए आप क्या करेंगे, वो फॉर्मूला होता है कि अवेलेबल मॉइस्चर होता है. क्या होता है, अवेलेबल मॉइस्चर इन द रूट जोन. ओके, अवेलेबल मॉइस्चर इन द फील्ड अलग होता है, अवेलेबल मॉइस्चर इन द रूट जोन अलग होता है. अवेलेबल मॉइस्चर इन द रूट जोन डिवाइड बाय ऑफ कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर पर डे. एक दिन में कितना पानी आपका कंज्यूम हो रहा है और अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट कितना आपका रूट जोन में है. तो ये तो आपको बेसिक फॉर्मूला है और ये आपको गिवन है. कितना गिवन है आपका 5 mm दिया है, 5 mm पर डे. ठीक है, तो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट निकालना है रूट जोन के अंदर. तो फिर क्या करते हैं कि अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए आपको एक फार्मूला दिया गया था. क्या है कि अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रूट जोन इज इक्वल टू गामा डी, मतलब ड्राई यूनिट वेट डिवाइड बाय ऑफ ड्राई वाटर. ये दोनों गिवन है. ड्राई वाटर आपको पता है कि 1 ग्राम पर सीसी होता है. ठीक है, तो आपका जो यूनिट डेंसिटी यूनिट वेट दिया होता है तो 1 ग्राम पर सीसी होता है. तो गामा ड्राई डिवाइड इतना इंटू डी ऑफ द डेप्थ ऑफ द रूट जोन इंटू FC मतलब आपका फील्ड कैपेसिटी आपको गिवन है 30% एंड माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन. यहाँ पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन यूज़ करेंगे. ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर. तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस रेडली अवेलेबल आपका जो होता है वो आपका जो अवेलेबल मॉइस्चर से भी कम होता है. तो कितना कम होता है, अप्रॉक्सीमेट 60%. इस यहाँ पे जो लिखेंगे 60% या 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट का टोटल अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट कितना है. ठीक है, और अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे, वो आपका फॉर्मूला निकालेंगे जैसे FC माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. ये अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट निकलेगा, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट निकलेगा, फिर आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकलेगा और इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे. तो देन आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट की. फिर अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट को डिवाइड करेंगे कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर से. तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर 5 mm दिया है, तो सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 0.5 सेंटीमीटर पर डे हो जाएगा. ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चंस इस तरीके का लगेगा और इसमें आपको ट्राई करिएगा, फिर हम बता दें आपको. सी ऑप्शन इसमें आंसर आएगा 21. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय व्हिच द मटेरियल. मैलेबिलिटी क्या होती है, आपको बता दें कि मैलेबिलिटी जो मटेरियल इज़ हाईली प्लास्टिक. मैलेबिलिटी क्या होता है, ये हाईली प्लास्टिक होता है और इट्स ईजिली कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट. द मटेरियल कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट. तो इसका मतलब आपका जो है थिन शीट में ईजिली कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ये हाईली प्लास्टिक होता है. तो ये इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें देखिए ऑप्शंस कौन सा यूज है. स्ट्रेचेज आपका डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेच होता है, इजीली कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ठीक है, आगे अगर होगा तो मैं बताऊंगा फिर दोबारा. फिर नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो है कैन नॉट बी स्ट्रेच. ठीक है, रॉन्ग है, ये आपका डक्टाइल के लिए होगा. यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन विदाउट रप्चर. यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड का मतलब होता है इन ए डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शंस में आपका एक्सटेंड, मतलब आपको प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है. जो भी आपकी थिन शीट में
आपका कोई प्रोडक्ट बनता है वो आपका मैलेबल मटेरियल से ही बनता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट रिफ्रैक्चर, देखिए इसमें ऑब्जॉर्ब एनर्जी दो टाइप की होती है। ऑब्जॉर्ब एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिंक दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, इसे बोलते हैं रेजिलियंस, और अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट दैट इज कॉल्ड टफनेस, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, तो अब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर विद इन अ इलास्टिक लिमिट दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, और आपका फ्रैक्चर दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए, ठीक। नेक्स्ट आपका है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पूछा गया है आपका कौन सा करेक्ट है। तो क्रिपलिंग स्ट्रेस डिपेंडिंग अपॉन दी ज्योमेट्रिक एंड यंग मॉडुलस, देखिए क्रिपलिंग हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आपका जो क्रिपलिंग लोड होता है, क्रिपलिंग स्ट्रेस दैट इज नॉट कॉल्ड, एरिया का डिवाइड कर देंगे तो सिंपल से क्रिपलिंग आपका लोड होता है तो पाई स्क्वायर ई आई वाई, पाई स्क्वायर ई आई वाई ई आई। ई आई क्या है, ज्योमेट्रिक है, क्योंकि आपका जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं तो सारी आपका लेंथ एंड विड्थ से ही कैलकुलेट करते हैं। तो पाई स्क्वायर ई आई वाई एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, तो ये आपका ज्योमेट्रिकली पार्ट में आ जाएगा, और ये आपका विंग मॉडुलस है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो क्रिपलिंग स्ट्रेस इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक। क्रिपलिंग स्ट्रेस कैन नॉट बी एक्सीड द क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। क्रिपलिंग स्ट्रेस, हाँ बिल्कुल, क्रिपलिंग स्ट्रेस जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ आपका जो है लिमिट जो स्ट्रेंथ होती है आपका, लिमिट ऑफ परमिसिबल लिमिट या फ्रैक्चर पॉइंट की जो लिमिट होती है उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो लेस कैन नॉट बी एक्सीड, ओके, तो वी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, वी ऑप्शन भी राइट है, ये भी सही है। क्रिपलिंग स्ट्रेस वेरीज प्रोबेबिलिटी विद इट्स सिलेंडर रेशियो, तो स्ट्रेस वेरीज फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेस रेशियो, सही है। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट दिया गया है कि द बीम इज शोन इन द फिगर, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको दोनों तरफ फिक्स है बीम, तो फिक्स बीम में आपको पता है कि 3 नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, यहाँ पे ए माना है, यहाँ पे वी मान लिया, तो एच ए और एच वी और वी वी, ठीक है, और यहाँ पे मोमेंट होता है। तो 3 रिएक्शन इधर, 3 रिएक्शन इधर, तो 3 रिएक्शन इधर, तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितनी हो गई 6, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं 3, तो नंबर ऑफ 3 माइनस 6 दैट इज 3 वैल्यू आपकी जो है एक्स्ट्रा आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपका जो, या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज मोर देन, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज मोर देन number of equilibrium equation, that is not cannot be solved the unknown reaction by the by equilibrium equation, so ये indeterminate होगा, indeterminate कंफर्म होगा, तो V में ही indeterminate लिखा हुआ है, तो V ऑप्शन हो सकता है। और लेकिन स्टेबल और अनस्टेबल की बात की गई है, देखिए ऐसा मत सोचिए कि अगर ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ये स्टेबल, सॉल्व नहीं करते हैं तो अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं, ये स्टेबल होगा, बिकॉज दोनों तरफ आपका फिक्स है, कहीं से भी आपका मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, सो इट इज़ स्टेबल स्ट्रक्चर, सो वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर द constructing dam and foundations the type of the cement generally use, तो डैम और फाउंडेशंस के लिए किस सीमेंट का यूज़ करते हैं, किस मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो सीमेंट में आपका बहुत सारी सीमेंट होती हैं जो आपका स्पेशली मास मटेरियल के लिए या मास कंक्रीटिंग के लिए, मास कंक्रीटिंग यूज़ होता है डैम के लिए। मास कंक्रीटिंग के लिए बेसिकली हम पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज़ करते हैं। और जैसे कि इसमें आपको बताएं कि ओपीसी में हम क्या करते हैं, जो पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट में एक्स्ट्रा क्या होता है, हम ओपीसी जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, हम ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिक्स करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं सर्टेन अमाउंट में इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये जो मिक्सर बनता है वो आपका पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बनता है। ये क्या होता है, इसमें आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाती है।
और भी चीज़ों से आपको सल्फर वल्फर से ये थोड़ा बचाता है, सेफ हो जाता है। तो इसलिए पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, इफ़ द नॉर्मल shear stress is the less than the design shear strength of the concrete, then normal shear strength, that means tau v is the normal shear stress and tau c is the design shear stress। तो अगर बोला गया कि नॉर्मल शेयर स्ट्रेस इज लेस देन द टाउ सी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपका ये नॉर्मल शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होता है टाउ सी से, तो हम शेयर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, शेयर स्ट्रेस की जीरो होती है। तो मैं जो शेयर रेनफोर्समेंट शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं, अगर हमारा जो नॉर्मल शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हम शेयर रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। सो बिकॉज तो शेयर रेनफोर्समेंट नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज नॉर्मल शेयर स्ट्रेस इज लेस देन द डिजाइन शेयर स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट आपका the limiting depth of material the limiting depth of neutral axis for a section of effective depth 550 mm using the FE 415 grade। तो पूछा गया है एक्सयू लिमिटिंग, पूछा गया है एक्सयू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.48 इंटू डी इज़ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। देखिए ये कहाँ से हम लेके आ गए 4.4 इंटू डी। देखिए 0.4 इंटू डी रखेंगे, यहाँ पे आपका 0.45 डी एंड 550 रखेंगे तो वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा, ठीक है। बट आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो हम आपको बताए दे रहे हैं। देखिए एक्सयू लिमिटिंग के लिए कुछ सम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू द IS कोड, या IS कोड के कैलकुलेट करके निकाले जाती हैं। तो आपका अगर ग्रेड दिया जाए, यहाँ पे ग्रेड की बात करें तो FE 415 के लिए FE 250 या माइल्ड स्टील के लिए जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 0.53 इंटू डी, ठीक है। FE 415 के लिए जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 0.48 इंटू डी। और देन आपका FE 500 के लिए जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 0.46 इंटू टू। इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। तो ये डायरेक्टली वैल्यूज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। जेई एग्ज़ाम में और एज वेल एज AE एग्ज़ाम दोनों में आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं इससे। तो अगर आपको हाँ FE 500 इसके अलावा भी अगर पूछा जाता है कि FE 550 के लिए अगर पूछ दिया गया तो आपका कितना हो जाएगा 0.4 और भी कम हो जाएगा इंटू डी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको रट लेनी है, ठीक। नेक्स्ट आपका वन 37 द क्रॉप रिक्वायर्ड 19 सेंटीमीटर एंड द वाटर इज 14 days द ड्यूटी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपका जो सिंपल सा याद रखिएगा, बस एक फॉर्मूला याद रखिए, इसमें कन्फ्यूजन्स होती है सेंटीमीटर और मीटर में। तो सिंपली आप याद कर लीजिए कि ड्यूटी पूछा गया है, ड्यूटी दैट मीन्स डी इज इक्वल टू जो पूछा गया है वो होता है आपका 8.64 इंटू बेस डिवाइड ऑफ डेल्टा, ठीक है। डेल्टा किस में होता है, ड्यूटी जो होता है ड्यूटी आपका होता है हेक्टर पर क्यूमिक में। अगर ये हमारी हेक्टर पर क्यूमिक में वैल्यूज निकालनी है तो डेल्टा आपका मीटर में होना चाहिए और ये आपका डे में होना चाहिए, ये दिन में होना चाहिए डे में, और ये आपका मीटर में होना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने के क्या निकलेगा 8.64 इंटू आपका डेज कितना है 14 डेज गिवन है और डिवाइड बाई ऑफ 19। देखिए 19 सेंटीमीटर दिया है, आपने बोला था कि मीटर में रखेंगे, तो मीटर में रखेंगे तो डिवाइड बाई ऑफ 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे समथिंग अराउंड आपका 637 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138। आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, इसमें 20 किलो न्यूटन होगा, यहाँ पे क्या होगा 20 किलो न्यूटन। तो इसमें आपका 20 किलो न्यूटन होगा। पूछा क्या है रिएक्शंस एट ए, ठीक।
तो सिंपल सा है आपका वी ए प्लस बी वी इजकल टू आपका याद रखेंगे 20 किलो न्यूटन, ठीक है, और 20 किलो न्यूटन। और टेकिंग मोमेंट अबाउट वी, जब वी लेंगे तो वी ए इंटू 6 माइनस 20 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो वी ए इजकल टू कितना आ जाएगा 20 इंटू 4 डिवाइड बाई ऑफ 6 अप्रॉक्सीमेट 13.3 किलो न्यूटन, ठीक है। अगर आपका वी पे पूछा जाए तो इसी में क्या करेंगे 20 माइनस 13.3, ओके। तो आपका कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें, ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 139 द माइल्ड स्टील वायर्स इज 10 mm, द डायमीटर 10 mm डायमीटर दिया है, 1 mm आपकी लॉन्ग डिस्टेंस दी है, लेंथ दी है इसका। इफ द वायर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड एंड किलोमीटर द एक्सटेंशन ऑफ द रोड इज टेक, इतना ही। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा आपका डेल्टा निकालता है पी एल अपॉन ई, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हो। पी क्या आपको गिवन है कितना 10 किलो न्यूटन, ठीक है, तो आपका 10 इंटू 1000 हो जाएगा अगर किलो न्यूटन में यूज़ करेंगे, बिकॉज ई जो है न्यूटन में दिया होता है, किलो न्यूटन में दिया होता है। तो ई इजकल टू 200 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन पर एम में गिवन होता है ये यंग मॉडुलस, इसीलिए आपको न्यूटन में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ए किया, ए इजकल टू कितना हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, डी क्यू क्या है, डी आपका 10 mm आपका डायमीटर है, 10 mm का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज़ आएगी आई थिंक 0.64 आएगा, आप देख लीजिएगा इसको, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट what would as per IS 456 the two-way slave the width of the middle strip की बात की गई है and each of the span should be, देखिए डायरेक्टली आपको याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द IS कोड 3/4 द width of the span of इन द डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आपका 3/4 द width of the span होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका the Rankine Gordon formula account for the direct as well as buckling stress and the application to the very long देखिए आपका यूलर्स जो फार्मूला यूज़ होता है, यूलर्स फार्मूला जो यूज़ होता है पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, जो यूलर्स फार्मूला बकलिंग लोड का यूज़ होता है ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए यूज़ होता है, ये पूछा जाता है। और बेसिकली आपका रैंकाइन जो होता है वो आपका समथिंग रैंकाइन, ओनली रैंकाइन जो है लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। और रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला बेसिकली इंटरमीडिएट कॉलम्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सी द शेयर सेंटर इन द स्टैंडर्ड रूल चैनल सेक्शन, तो आपका चैनल सेक्शन है तो आपका शेयर सेंटर पूछा जाएगा। आपको पता है कि शेयर सेंटर जो होता है वो किसी भी एक्सिस पे जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहाँ पे लाई करता है। बट आपका क्या होगा कि यहाँ पे इसके हॉरिजेंटल जो पास करेगा मिडल से, इसके यहाँ पे कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ सेंटर, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि एट द सी ऑफ द सेक्शन तब करेगा जब आप सिमेट्रिक, जैसे माना आई सेक्शन है, आई सेक्शन का अगर पूछा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसके सेंटर पे ही यहाँ सी जी भी होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा और शेयर सेंटर भी होगा। देन सिमेट्रिक तो है नहीं, सी सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए आपका जो यूज़ करेगा ऑन दी मिडिल लाइन ऑफ द वे ऑफ द फंक्शन विद फ्लैंज, नहीं फ्लैंज पे नहीं होगा। फ्लैंज कहने का मतलब है इन्होंने कहा है कि यहाँ फ्लैंज में होगा, नहीं फ्लैंज में नहीं होगा, यहाँ पे होगा मिडिल वेब पे। तो ऑन दी हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू एंड द अवे फ्रॉम द सी जी बियॉन्ड द वे, सी ऑप्शन द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 143 इंटरसेक्शन मिडिल ऑफ द डिटेल प्लॉटिंग द मोस्ट ट्रेवल, ठीक है, बिल्डिंग अर्न हिली से। इंटरमीडिएट सेक्शन तभी यूज़ करते हैं जब वहाँ पे हम पहुँचने की पॉसिबिलिटी ना हो, वहाँ पे हम पहुँच ना पाएँ आसानी से, तो इंटरमीडिएट स्टेज को हम जनरेट कर देते हैं जिससे कि हम सर्वे आसानी से कर सकते हैं। तो हिली एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी, ओके। और
इफ़ द विंड एंड अर्थ क्यूक लोड इज कंसिडर, अगर आपका विंड एंड अर्थ लोड इंक्रीज कंसिडर करते हैं किसमें, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील, स्टील के परमिसिबल स्ट्रेस पर, तो सिंपली स्टील का जो परमिसिबल स्टील होता है, स्ट्रेंथ होती है, उसमें हम 33.33% का इंक्रीमेंट कर देते हैं जब हम विंड और अर्थ क्यूब को इंक्लूड करते हैं। तो देन डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है। एज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट एंड एज ऑफ द प्लेट एलिमेंट मेजर। देखिए इसमें क्या है कि आपको एज डिस्टेंस पूछा गया, बेसिकली हम पूरा आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं कि आपका लाइक दैट, ये आपका 2 प्लेट्स हैं जो कि आपका ओवरलैपिंग से ज्वाइंट है और इसमें हमने बोल्ट लगा दिए, दैट इज़ बोल्ट से कनेक्शन है। देखिए आपका ये फोर्सेस लगे हैं, इस फोर्स की डायरेक्शंस में इन्होंने बोला है कि फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स डायरेक्शन है, और ये आपका पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। तो ये आपकी डायरेक्शन होगी फोर्स की, और ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से इसके सीजी से लेकर ये एंड ऑफ द प्लेट जो सी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आप एज डिस्टेंस। ठीक है। और ये आपका एंड एज क्या होगा, एंड आपका जो है मतलब इस वाले चीज़ जो कि आपका फोर्स के पैरेलल में है, फोर्स के आपका परपेंडिकुलर, देखिए डायरेक्शन आपको, देखिए डायरेक्शन ये इधर जा रहा है और ये आपका फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, दैट इज़ ये एज डिस्टेंस हो गई। कहाँ से, एक रिविट से लेकर आपकी एज तक की, और इसी रिविट से अगर आप इसकी तरफ जाएं जहाँ पे प्लेट आपकी एंड हो जाती है एक, तो इसकी तक यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे तो इसको बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस। नहीं गेज डिस्टेंस नहीं, इसको बोलते हैं आपका एंड डिस्टेंस। ओके, एक हो गया आपका एज डिस्टेंस जो कि आपका परपेंडिकुलर टू द फोर्स डायरेक्शंस होता है, और एक हो गया एंड डिस्टेंस जो कि आपका पैरेलल टू द फोर्सेस हो गया। ठीक है। एक चीज़ और आती है पिच और गेज डिस्टेंस। क्या होता है पिच और गेज डिस्टेंस, दोनों पूछे जाते हैं। पिच क्या होता है, दो रिविट के बीच की दूरी, दो रिविट के बीच की दूरी होती है दोनों, बट पैरेलल टू द फोर्सेस होता है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ फोर्सेस होता है, तो उसके बोलते हैं क्या, पिच। और अगर यहाँ पे रिविट है और ये डिस्टेंस की बात की गई है तो इसको बोलते हैं गेज। ठीक है। तो आपका जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दैट इज समझ में आ गया आपको। रिविट और रिविट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, गेज या पिच, जो कि परपेंडिकुलर होगा तो आपका गेज, और पैरेलल होगा तो पिच होगा। ठीक है, पी से पैरेलल याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, एज डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिविट एंड एज ऑफ द प्लेट एलिमेंट मेजर, तो क्या होगा परपेंडिकुलर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर द स्टील स्ट्रक्चर मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अडॉप्टेड। मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस में लेते हैं, शेयर में लेते हैं, शेयर में जल्दी फेलियर होता है, दैट इज मैक्सिमम सेल अप्रोक्सीमेट 2.5 लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है 147। हाँ, वेल्डिंग इन द कंक्रीट इज व्हेन द कोर्स एग्रीगेट कम आउट फ्रॉम द फाइन। ठीक है। हाँ, अच्छा, ब्लेडिंग ऑफ द कंक्रीट क्या होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक ब्लेडिंग होता है, दूसरा होता है सेग्रीगेशन। ठीक है। तो वेल्डिंग में क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर इन द मिक्स अप टू एट दिस सरफेस, दैट मीन कॉल हम कहना चाहते हैं कि जो वाटर आपका कहाँ आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है, और उसमें जो होता है कि उसमें जो होता है वॉइड्स जनरेट हो जाते हैं। क्या होता है इसमें, एक वॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स कह सकते हैं, स्मॉल से वॉइड डेवलप हो जाते हैं, जो कि कंक्रीट मास में हर जगह हो जाता है। तो सारा वाटर क्या होता है ऊपर सरफेस पे आ जाता है, इसे बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, सिंपल भाषा में।
और सेग्रीगेशन सिंपल भाषा में आपको बता दें, जब व्हेन कोर्स एग्रीगेट सेपरेट, मतलब आपका जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो अलग हो जाता है किसी फाइन मटेरियल से, दैट इज़ कॉल्ड आपका सेग्रीगेशन। तो इसमें क्या होता है कि हर जगह पूरे मास कंक्रीट में लार्ज वॉइड डेवलप हो जाते हैं, जो कि आपने कभी भी देखा होगा, बीम जब शटरिंग खुलती है तो नीचे नीचे बहुत सारे कंक्रीट एंड एग्रीगेट्स शो होते हैं, बट वहाँ पे कोई भी फाइन मटेरियल नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है सेग्रीगेशन, तो स्ट्रेंथ, और अगर सेग्रीगेशन हो जाता है ज़्यादा तो स्ट्रेंथ आपकी और आपकी ड्यूरेबिलिटी, आपका जो इतना एज है वो दोनों कम हो जाती है। ठीक है, तो आपका बिल्डिंग की अगर केस में देखा जाए तो क्या ऑप्शन सही होगा, एक्सेस ऑफ वाटर इन द मिक्स, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका द फाइननेस पूछा गया है, द फाइननेस मॉडुलस ऑफ द सैंड। हाँ देखिए, फाइननेस मॉडुलस होता क्या है, फाइननेस मॉडुलस बेसिकली क्या डील्स करता है, वो फाइन एंड कोर्स के प्रोपोर्शंस को डील्स करता है। जैसे फाइन मटेरियल इस पूरे सैंड में, या सैंड बोल सकते हैं, सॉइल बोल सकते हैं, इस पूरे सैंड में फाइन मटेरियल कितने हैं और कोर्स मटेरियल कितने हैं, इसके प्रोपोर्शंस को क्या कहते हैं, बेसिकली बोलते हैं फाइननेस मॉडुलस। तो बेसिकली हम चेक करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो सीविंग वगैरह करते हैं तो उसे फाइन और कोर्स एग्रीगेट निकाल लेते हैं। अगर फाइननेस मॉडुलस हमारा जो है, फाइननेस मॉडुलस याद रखिए कि डायरेक्टली कुछ वैल्यूज़ पूछी जाती हैं जो नीचे लिखी हुई हैं। फाइननेस मॉडुलस 2.2 से लेकर 2.6 के बीच में है, ये वाला। ठीक है, और 2.6 टू 2.9 एंड 2.9 टू 3.2। तो अगर ये अगर इस तरीके से है तो टाइप ऑफ सॉइल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वेरी वो फाइन सैंड हो जाएगा। फाइन सैंड कब होता है, 2.2 से 2.6 तक फाइन सैंड, 2.6 से 2.9 तक आपका मीडियम फाइन सैंड, और अगर 2.2 से भी कम हो जाए तो वेरी फाइन मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, 2.9 टू 3.2 इसका मतलब आपका कोर्स सैंड, और इससे भी 3.2 से भी अगर बड़ा हो जाता है तो वेरी कोर्स सैंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इसमें फाइन सैंड पूछा गया है, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है दी द प्रॉपर्टी बाई विच द मटेरियल कैन बी स्केच द लार्ज डिफॉर्मेशन आर पॉसिबल बिफोर द ऑब्सोल्यूट फेल्यूर टेक प्लेस इज। देखिए क्या बोला गया था, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच स्ट्रेच मतलब आपका आसानी से खींच जाता है, आपका टेंसाइल फोर्स लगाने से आसानी से क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है इन अ लॉन्ग वायर, दैट इज कॉल्ड, कह सकते हैं मटेरियल कैन वी स्केच, या मटेरियल कैन वी कन्वर्टेड इनटू अ थिन वायर, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी की जो डिफिनेशंस लिखी है वो डक्टिलिटी की लिखी है, इसमें लार्ज डिफॉर्मेशन हो जाता है आसानी से। ओके, ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस में वो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, वो सडन फेल्यूर होता है, सडन फेल्यूर विदाउट एनी इंडिकेशंस, दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ठीक है, जैसे अपना चौक होता है, चौक क्या करता है, तुरंत टूट जाता है, और ये आपका कंप्रेसिव में ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, और आपका टेंसाइल में, आपको टेंसाइल अगर चौक खींचते हैं तो जल्दी टूट जाती है, अगर कंप्रेस करेंगे तो बहुत देर में टूटती है। तो आपका कंप्रेसिव में स्ट्रांग रहता है ब्रिटल मटेरियल, जैसे माना कि कंक्रीट कंप्रेसिव में स्ट्रेंथ देता है, और आपका टेंसाइल अगर फोर्सेस लगाते हैं तो वो वीक हो जाता है, दैट इज ब्रिटल। और डक्टिलिटी और ब्रिटल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मान के चलिए। ठीक है, सी आपका जो है मेलेबिलिटी जैसे आपको बताया था, इजली कन्वर्टेड इनटू द थिन सीट, जो भी आपका जो सीट टाइप के बनते हैं वो हर डायरेक्शंस में आपका डिफॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेलेबल मटेरियल। सो मेलेबिलिटी आपको समझ गए। टफनेस आपको बताया था कि स्टोर्ड एनर्जी, मतलब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड विदाउट एनी फेल्यूर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन डक्टिलिटी होगा। 150 का क्या है, अ बीम सेट टू बी हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ प्योर वॉन्डिंग। तो प्योर वेंडिंग के लिए देखो, प्योर वेंडिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए, वेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होना चाहिए फॉर होल बीम। तो वेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, इसका मतलब अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो शेयर फोर्स, ये जो डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एम बाई डी एक्स, दैट इज कॉल्ड शेयर फोर्स। ठीक है, और शेयर फोर्स अगर ये जीरो हो जाएगा, शेयर फोर्स दैट इज कॉल्ड, अगर हमारा ये जो बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, दैट सॉरी, अगर बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट होगा तो दैट इज शेयर फोर्स कितना होगा, जीरो। इसका मतलब शेयर फोर्स भी आपका ओवरऑल पूरे होल बीम पर जीरो ही होगा। तो ठीक है, जीरो एंड जीरो, दैट इज में ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं।
लिखा है शेयर फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पेन। कांस्टेंट कहेंगे ही और नहीं भी कह सकते क्योंकि हर जगह जीरो ही रहेगा तो कांस्टेंट ही हो जाएगा यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो लोड अप्लाइड जीरो कहीं दिया गया, लोड जीरो नहीं दिया गया शेयर फोर्स, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।